हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू सॉल्व फॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दोज वेराइटीज ऑफ इक्वेशंस दैट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस। ठीक है, एंड वंस वी लर्न हाउ टू हैंडल दोज इक्वेशंस, उसके बाद हम देखेंगे कि रियल लाइफ में हमारे सामने किस किस तरह के सिचुएशंस या किस किस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिन्हें हम इक्वेशंस फ्रेम करते हुए हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर हमें x plus y plus z is equal to 20 type that I am talking about, we have n number of variables। यहाँ पे मैंने 3 लिया है, they can be n in number but all in addition and all have coefficients as 1 is equated with some positive integer। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे या नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे या नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कैटेगरी, मतलब एक लिमिटेशन अप्लाई कर दिया गया है, तो हम इन सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। तो एक तरीका नहीं है, मल्टीपल वेज आर देयर। सबसे पहले मैं बिगिन करूंगी मैनुअल काउंटिंग से, क्योंकि हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन भी आएंगे इक्वेशन सॉल्विंग में जिन्हें हमें मैनुअली ही काउंट करना पड़ता है। तो अगर उस प्रोसेस का भी हमें आदत हो तो मैनुअल काउंटिंग वाले क्वेश्चन को करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं करके बता रही हूँ, लेकिन इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको मैनुअल काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी विल सी कि देखते हुए हम आंसर कैसे लिखेंगे, उसके लिए पूरे प्रोसेस को तो हमें समझना जरूरी है ना, राइट। लुक एट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। तो क्वेश्चन कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। मैनुअल काउंटिंग मतलब आप इस तरह से एक टेबल बना ले। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर बिगिन कहाँ से होता है? 0 से होता है। तो आप तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू, एक अननोन का वैल्यू 0 से बिगिन करते हुए आगे बढ़ाते चले जाएं। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास ये रह जाता है y प्लस जेड इज इक्वल टू 20। तो बच्चा y एंड z के पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? अगर y 0 है तो z 20 है। इसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे एंड एट द एंड ये 20 तक पहुंचेगा, मतलब इसका रिवर्स केस ये 0। तो बच्चे 0 से लेके 20 तक की कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 21। तो 21 सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ दिस काइंड एंड x का वैल्यू को अब हम 1 इंक्रीज कर देते हैं। वी गेट y प्लस जेड टू बी 19। तो इस कैटेगरी के हमारे पास सॉल्यूशंस कितने हैं? जो फर्स्ट है ना, बस उसे रिवर्स करते हुए लिख दें। तो बच्चे 0 से 19 20 सॉल्यूशंस आ देगा। तो आपको दिख रहा है ग्रेजुअली ये रिड्यूसिंग है, राइट। तो जब हम x का वैल्यू को 20 लेंगे ना, तो उस केस में ये रह जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सो y इज 0, z इज 0, ओनली 1 सोल्यूशन। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमें यहाँ मिल पा रहे हैं, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू 21 एंड दैट कम्स आउट टू बी 21 इंटू 22/2। वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और अगर आप इसे NCR में प्रेजेंट करना चाहें तो दिस इज 22C2। परफेक्ट। अब देखते हैं सेकेंड वे आउट इस तरह के सिचुएशन में और क्या किया जा सकता है। वेरी ब्यूटीफुल मेथड ऑफ हैंडलिंग। ये देखें, हमें x प्लस वाई प्लस जेड 20 चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का डिस्कशन हम कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 21s में ले लेती हूँ 1 1 1 20 टाइम्स, ठीक है। एंड 2 प्लस साइंस, 2 प्लस साइन को हम इन 21s के साथ अरेंज करेंगे। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 20 आइडेंटिकल वंस एंड 2 आइडेंटिकल प्लस। इनके अरेंजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 22 फैक्टोरियल अपॉन 20 आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आर आइडेंटिकल ऑफ द सेकेंड काइंड, जिसे हम 22C2 कह सकते हैं और 22C20 भी कह सकते हैं। तो इतने डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन ऑब्जेक्ट्स का हम कर सकते हैं। नाउ लुक एट, अब अगर जब हम इन्हें अरेंज करते हैं, हो सकता है एक प्लस साइन यहाँ आया, एक प्लस साइन यहाँ आया। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्लस से पहले जो है वो हमारे लिए x है, फर्स्ट प्लस के पहले हमारे पास कोई भी 1 नहीं है, मतलब x का वैल्यू इस अरेंजमेंट में 0 कंसिडर किया जाएगा। एंड 2 प्लस के बीच में जो है वो y है, तो y हमारे लिए 1 है और z हमारे लिए 19 है। तो इस तरह से जैसे ये अरेंजमेंट चेंज होगा, x y z की पॉसिबिलिटीज रिवाइज हो जाएंगी। सो नंबर ऑफ सोल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें बस इस नंबर ऑफ अरेंजमेंट को कंसिडर करना है। सो दैट कम्स आउट टू बी 22C2 और 22C20। तो आप आंसर इस तरह से करेंगे, जो भी नंबर है हमारे पास इस तरफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए, ओके। द प्रोसेस दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ, जो आपको याद रखना है और डायरेक्टली यूज में लेना है, वो है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब होल नंबर्स में अगर हमें सोल्यूशन चाहिए। तो 20 प्लस नंबर ऑफ साइंस, तो अगर 3 अननोन है हमारे पास तो 2 साइंस होंगे। 10 unknowns are there, 9 signs will be there. N number of unknowns are there, n minus 1 signs will be there. So number plus number of signs, C the number, और यहाँ पे आप number of signs भी ले सकते हैं। परफेक्ट। अब इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट ले लेते हैं बच्चे, और वो आपको याद रखना है, डायरेक्टली यूज में लेना है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव
integral solutions of x1 plus x2 so on xn is equal to m. क्या बताया आपको? नंबर प्लस नंबर ऑफ साइंस. हमारे पास n अननोन्स है तो n माइनस वन साइंस विल बी देयर, द नंबर. और एग्जैक्टली यही चीज, बस यहाँ पे आप नंबर ऑफ साइंस यूज कर सकते हैं. फाइन. अब इसका थर्ड मेथड आप देखो, वेरी इंटरेस्टिंग मेथड. ये जो पर्टिकुलर हमने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किया, ये तो आप स्पेसिफिकली जब हमारे पास इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो तब आप यूज में ले सकते हैं, लेकिन जब एडिशनल कंडीशंस आ जाएंगी तब आपको इस जनरल मेथड के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा और वो हर हाल में आपको आंसर तक पहुंचा ही देगा. तो वो प्रोसेस क्या है यहाँ पे देखना. आर इक्वेशन इज दिस, ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, जिसमें एक्स वाई जेड की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0, 1, 2 एंड सो ऑन, गोज ऑन एंड ऑन. नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द अपर साइड. फाइन. अब आप एक डमी क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, वो आप ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो. वो डमी क्वांटिटी है, उसका नाम हमारे लिए किसी भी तरह से रोल प्ले करने वाला नहीं है. और इसके पावर में फर्स्ट अननोन के जो पॉसिबल वैल्यूज है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है. पॉसिबल वैल्यूज की एक सीरीज आप कंसिडर कर लें, ठीक है. इनफाइनाइट सीरीज होगी क्योंकि x गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है. अब एग्जैक्टली इसी तरह का हम एक और सीरीज लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ y एंड कंसिडरिंग द सेम डमी क्वांटिटी. a लिया है तो a ही लेंगे, तो y के लिए भी वही वैल्यूज हैं. एंड नेक्स्ट विल बी फॉर z. तो जितने भी अननोन है ना बच्चे, सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक. अब बात ये आती है कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया और इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है. दोनों चीजों को समझना. यहाँ पे हमें ये सम 20 चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे हम a पावर 20 के कोएफिशिएंट को सर्च करने वाले हैं, ठीक है. वो हमारा आंसर होगा. ऐसा क्यों, इस पूरी बात को आप समझना. बच्चे यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो a पावर x की पॉसिबिलिटीज है, राइट. और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? a पावर y की पॉसिबिलिटी, और यहाँ a पावर z की पॉसिबिलिटी, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग देम. तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड ही तो होंगे, राइट. और अगर हमें x प्लस वाई प्लस जेड 20 चाहिए तो हमें यहाँ पे 20 बनाने वाले डिफरेंट एक्स वाई जेड चाहिए. दैट मीन्स a पावर 20 कितने डिफरेंट तरह से क्रिएट हो पाएगा. जितने x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू को 20 बनाने की पॉसिबिलिटीज होंगी, उतनी बार ही तो a पावर 20 क्रिएट होगा, राइट. सो a पावर 20 कितनी बार क्रिएट होगा? दैट मीन्स a पावर 20 का कोएफिशिएंट हमें चाहिए. तो सिंपल सा टास्क है, वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, आपको बस इतना सा करना है और इसके आगे का काम भी अब आप देख लें. ये है एक इनफाइनाइट जीपी, सो a बाई 1 माइनस आर, और यही चीज एग्जैक्टली 3 बार है. क्यूब लिखते हैं. 1 माइनस a पावर माइनस 3 में हमें कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 20 को सर्च करना है, दैट्स इट, ठीक है. अब बाइनोमियल थ्योरम अभी हमने नहीं पढ़ा है, एंड बाइनोमियल थ्योरम में पर्टिकुलरली नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डीलिंग अभी हमने नहीं किया है. लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट. और उस बात को अभी हम आज इट इज याद रख लेंगे, ठीक है. व्हाट इज इट? लुक एट, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r क्या होगा? x पावर r का कोएफिशिएंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. लुक एट द वे दैट यू आर गोइंग टू राइट r प्लस n, माइनस n है ना, माइनस n को रिमूव कर देना. -1 c, यही वाला वैल्यू लिखना है, दैट्स इट. तो अगर कहा जाए 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 20 के एक्सपांशन में x पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 5 प्लस 20 माइनस 1 c 5 किया जा सकता है. तो इस चीज को आप याद रख ले, जब कभी भी जरूरत पड़े तो डायरेक्टली यूज में ले. तो यहाँ पे अब हम इसे कंक्लूड करते हैं. 20 प्लस 3 23 माइनस 1 22 c 20, और NCR को हम NCN माइनस R भी लिख सकते हैं. सो बाय दैट 22C2 भी आप इसे कह सकते हैं. इज दैट फाइन? तो जब कभी भी आप इस प्रोसेस का यूज लेंगे, बस इस एक्स्ट्रा चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, वो आप आज इट इज याद रख लें, ठीक है. और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए आपको डायरेक्टली ही आंसर लिखना है, जो चीज हमने याद रखा है उसके हेल्प से. फाइन. नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. इस इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे. तो अब हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाले, प्रोसेस हमें सारे पता है, लेकिन अब हम इसे डायरेक्टली करेंगे. लुक एट, मैं आपको हैंडलिंग के सारे तरीके बता रही हूँ. फाइनली फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन हमें किससे करना चाहिए वो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा आज यू गो ऑन सिंग हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एक तरीका.
हमें ये क्लियर है कि हमारे पास 21 सा दे और एक्स वाई जेड नाम के 3 बंदे खड़े हैं। तो अगर हम 21 रुपी कॉइन्स लेके चलते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि तीनों के पास एटलीस्ट एक कॉइन तो जरूर आ जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, तीनों को पहले एक एक कॉइन पकड़ा ही देते हैं। तो 3 1 रुपी कॉइन यहाँ से रिमूव हो गए। अब जो हमारे पास 17 कॉइन्स बचे हैं उन्हें हम 0 और मोर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल हो गया, तीनों को हमने पहले ही एक एक कॉइन दे दिया। फाइन, नाउ द आंसर विल बी 17 plus 2 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो 17 plus 2 19C2 कहो या 19C17 कहो। फाइन, सेकेंड वे ऑफ आंसरिंग, x प्लस वाई प्लस जेड हमें 20 चाहिए, ठीक? कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फाइन, अब हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन को हैंडल करना आता है। तो कैन आई से x minus 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y minus 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली z minus 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे a कंसीडर करूं, इसे b और इसे c, तो क्या ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ABC अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म करें तो x minus 1 is a, that means x for us is a plus 1, y is b plus 1, z is c plus 1, तो ये हो जाएगा a plus 1 plus b plus 1 plus c plus 1, that means a plus b plus c, 1 1 1 तीनों को एक्यूमुलेट कर दिया, 3 आ गया, उसे उधर शिफ्ट कर दिया तो 17 है। और जो ABC है हमारे लिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही तो रहेगी। तो 17 plus 2 19C2 और 19C17। फाइन, थर्ड वे ऑफ आंसरिंग, वो जो जनरल प्रोसेस है, आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड हमें 20 चाहिए, जिसमें कि x y z दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर हम x के लिए एक सीरीज क्रिएट करें, a बी द डमी क्वांटिटी, देन a पावर 1, a पावर 2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। और यही चीज y के लिए, क्योंकि उसका भी स्टार्टिंग वैल्यू 1 ही है, z के लिए भी वही, तो क्यूब। और इसमें हमें क्या चाहिए बच्चे? कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 20 की जरूरत है। परफेक्ट, अब ये इनफाइनाइट जीपी a बाई 1 माइनस आर है, राइट? दिस इज a क्यूब। बचा 1 माइनस a डिनोमिनेटर में है, पावर 3 के साथ है, सो दैट विल बिकम 1 माइनस a पावर माइनस 3। परफेक्ट, अब आप ध्यान से देखें, हमें a पावर 20 की प्रेजेंस चाहिए इस पूरे में से, और a क्यूब पहले ही है, दैट मीन्स इसमें से हमें प्रेजेंस किसका चाहिए? इस पार्ट में से वी वांट प्रेजेंस ऑफ a पावर 17 फ्रॉम हियर, तभी तो a क्यूब से मल्टीप्लाई होके a पावर 20 का प्रेजेंस क्रिएट होगा। तो a पावर 17 दैट वी नीड, so 17 plus 3 that is 20 minus 1 19 C 17। क्लियर है? पता आपको सब कुछ होना चाहिए, लेकिन करना किससे है? डायरेक्ट प्रोसेस से करना है, ठीक है? नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन ने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द काइंड वेयर x y z आर इंटीजर्स सैटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है? वन वे ऑफ आंसरिंग, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 दैट वी नीड, ठीक? जैसे हमने बात की कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हमने क्या किया? मिनिमम 3 कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले ही कर दिया, राइट? तो उसके बाद यहाँ रह जाता है 17, उसको हमने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एग्जैक्टली उसी ढंग से सोचें, हमें ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसे भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में लिखना, z इज ग्रेटर देन 0 और इंटीजर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बच्चे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, 2 + 1 3 -3 0, दैट मीन्स ये जो 20 कॉइन्स है, -3 को ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि हम x से 3 कॉइन ले रहे हैं, जैसे होता है ना क्रेडिट एंड डेबिट सिस्टम, ठीक है? यहाँ हम y को 2 कॉइन्स दे रहे हैं, z को 1 कॉइन दे रहे हैं एंड x से 3 कॉइन्स ले रहे हैं, ठीक है? तो ये देन लेन के चक्कर में आप पूरा ये देख लो कि कितना हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब 20 के 20 कॉइन्स अब हमारे पास है। बस इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आप चेक कर लें। 20 + 2 22C2। फाइन, अगर यहाँ -5 होता तो ये क्या आता? -2। मिनिमम पॉसिबिलिटी नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है मतलब हमें मिल रहा है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होता तो हम दे रहे होते, 20 में से चला जाता वो चीज, ठीक है? अब वो आ रहा है आपके पास, तो एक्स्ट्रा अब आपके पास 2 कॉइन्स हो जाएंगे, तो 22 + 2 24C2 दैट वे। फाइन, अब सेकेंड वे ऑफ आंसरिंग जो हमने डिस्कस किया, एग्जैक्टली उसी ढंग से आप देखें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, दैट मीन्स x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं इसे a कंसिडर कर लेती हूँ, इसे b और इसे c।
अब हम इस इक्वेशन को एबीसी में कन्वर्ट कर देंगे और एबीसी के लिए हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो बताएं x इज व्हाट, a माइनस 3, y इज b प्लस 2, z इज c प्लस 1 एंड वी वांट इट टू बी 20। ये हो गया पूरी तरह से कैंसिल। सो a प्लस b प्लस c इज 20 और हमें चाहिए नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन दैट विल बी 22 c2। क्लियर। अगर आप इसे उस जनरल अप्रोच से करते हैं तो x के लिए हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू -3 है लाइक दिस, और y के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 2 है एंड z के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 1 है एंड बच्चे जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, a by 1 minus r, a by 1 minus r and a by 1 minus r, और इस पूरे में से हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 20। करेक्ट है बच्चा, ये तो हो गया कैंसिल। सो वी लेफ्ट विथ 1 minus a पावर -3, आंसर विल बी 20 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 22 c20। सिंपल है ना। किसी भी तरह से देखिए, देखो आदत में हमारे सब कुछ होना चाहिए, हर चीज के साथ हम कंफर्टेबल हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आना सब कुछ चाहिए, फाइनली किससे करना है दैट विल बी आवर चॉइस, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखें, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस y प्लस z प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ओके। सो इन सच केसेस बेटर रहेगा आप 20 को इसी तरफ रखें एंड -x -y -z कर दें एंड -x को हम a कंसिडर कर लेते हैं, इसे हम b कंसिडर कर लें, इसे हम c कंसिडर कर लें, तो हमारा इक्वेशन रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है जो a b c है वो किस तरह के वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो -x -y -z हमारे लिए a b c है, हमें इसके बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बताया है जो x y z है they are -1 -2 -3 and so on। तो -x -y -z हमारे लिए है 1 2 3 and so on। so ABC for us are positive integers, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली करेंगे, सिंस दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब सभी के पास एटलीस्ट एक कॉइन तो जरूर होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो 1 1 1 कॉइन है वो हम तीनों के पास पहुंचा देते हैं। अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसके फाइंड कर लेते हैं, दैट विल बी 19 C2। परफेक्ट। अब नेक्स्ट आप देखें जिसमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब थोड़ा सा चेंज है इक्वेशन में, एक का कोएफिशिएंट है जो पॉजिटिव तो है लेकिन 1 नहीं है, लेकिन अभी तक में हमने जितने भी किए ना सभी में कोएफिशिएंट 1 के फॉर्म में ही था। अब इस तरह के हैंडलिंग के लिए एक तो वे आउट ये है कि जिसका कोएफिशिएंट डिफरेंट है ना और हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप x की जगह पे 0 ले लें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लें, x की जगह पे 1 ले लें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप मैनुअल काउंटिंग से उसे कर सकते हैं, मैं करके ही बता देती हूँ, टाइम नहीं लगेगा। अगर हम x का वैल्यू 0 कंसिडर कर लेते हैं तो इन दैट केस y प्लस z इज 20 और हमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। सो 20 प्लस 1 21 C1, दैट मीन्स डायरेक्टली लिख लेते हैं 21। अब अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y प्लस z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 17, 3 फॉल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 का गैप आ जाएगा, सो दैट कम्स आउट टू बी 17 प्लस 1 18 C1 एंड x इज 2, पैटर्न में ही आएगा। तो अब आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस विल कम आउट टू बी बच्चा 6 सब्ट्रैक्ट हो गया ना, दिस इज 14, आंसर इज 15। देख सकते हैं एट द एंड हम x का जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ले सकते हो क्या हो सकता है, आप देखो क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो x का वैल्यू ऐसे लेना होगा कि 3x जो है 20 को क्रॉस ना करे, तो x का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी शुड बी 6। सो इफ x वैल्यू इज 6 देन इन दैट केस y प्लस z दैट वी वांट इज 2। फाइन। अगर आप इसे 6 को क्रॉस करोगे ना तो y प्लस z नेगेटिव आएगा, तो वहां पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होगी। तो यहाँ आंसर आ गया 3। तो बच्चा इसका समेशन AP में है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, लाइक दिस। तो AP का सम तो आप सबको लेना आता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, वो आप कर सकते हैं और आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सब 3 के मल्टीपल्स है, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 इंटू बाई 2, कैलकुलेट आप खुद कर लें, फाइन। बट बेस्ट वे वुड बी व्हाट, जिसका कोएफिशिएंट डिफरेंट है ना बेटा उसे आप आज इट इज दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, कुछ भी सोचना नहीं है इधर उधर का, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है इसके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। स्टार्टिंग वैल्यू तो हमें क्लियर है, टर्मिनल वैल्यू अगर क्लियर नहीं भी है डोंट बॉदर, अभी वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब
ये बता दें y एंड z के जो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर x, कंसिडरिंग x टू बी ए कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो उस पर्टिकुलर x के लिए y एंड z के कितने सोल्यूशंस होंगे? सो दैट इज नंबर प्लस 1, 21 माइनस 3x c1, राइट, जिसे आप डायरेक्टली 21 माइनस cx लिख सकते हैं। फाइन है। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि x का हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा। आप बता दें 21 माइनस 3x, जो कुछ भी होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। तो यहां से हमें पता चलता है 20 एंड x वाज लेस देन और इक्वल टू 20/3, मतलब 6 पॉइंट समथिंग। सो x का जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगा दैट विल बी डन। अब आपके पास जो सोल्यूशन है ना बच्चा पर्टिकुलर x के लिए, उसे आप सम अप कर दें। इसे मैं लिख देती हूँ 21 माइनस 3x, ठीक है। इसको हम सम अप करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी x व्हिच बिगिंस फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू 6। कितना सिंपल, ठीक। अब इसे आप सेपरेट करते हुए इस तरह से कैलकुलेट कर ले। 21 इज एडेड 7 टाइम्स, माइनस 3 एज ए कांस्टेंट हम बाहर मूव कर देते हैं। x का वैल्यू 0 से लेके 6 तक है। सो दिस इज 21 इंटू 7 माइनस 3, बचा सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, दैट विल बी 6 इंटू 7/2। क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। कोएफिशिएंट्स देखो बेटा, अगर दो में डिफरेंट है कोएफिशिएंट तो आपको मैनुअल काउंटिंग से उसे करना है, ठीक है। किस तरह से करना है, और उस केस में ये जो नंबर होगा ना वो स्मॉल ही होगा, आपको ज्यादा कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है। मैनुअल काउंटिंग के केस में वो नंबर हमेशा ही छोटा होगा, और अगर एक से ज्यादा कोएफिशिएंट डिफरेंट है, 1 के अलावा कुछ और है, हमेशा उस तरफ का नंबर स्मॉल ही होगा, ठीक है। करने का तरीका आप देखें, आपको इमीडिएटली इन तीनों में से जिसका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है वहां से वैल्यू असाइन करना बिगिन करो। कम लिखना पड़ेगा, वैसे तो आप किसी से भी बिगिन कर सकते हो, ठीक है। सो आई ऑलवेज प्रीफर जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है वहां से वैल्यू असाइन करना, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो वैल्यू असाइनमेंट 1 से बिगिन होगा। अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात होती तो हम x का वैल्यू 0 से बिगिन किए होते। अभी यहाँ पे हम x की जगह पे 1 से बिगिन करेंगे। x इज 1, इक्वेशन इज 2y प्लस z इज इक्वल टू, बेटा बता दें 10 माइनस 3 दैट इज 7। इसके पास कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है? तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट डिफरेंट है, वैसे तो आपको बता दिया, इसको आप इधर शिफ्ट करते हुए कर सकते हैं, लेकिन बच्चा दो ही अननोन है, मैनुअल काउंटिंग से आप कर लें। अगर y का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो z 5 है, अगर हम इसे 2 लेते हैं तो इन दैट केस 3 है, अगर हम इसे 3 लेते हैं देन इन दैट केस दिस इज 1, राइट। इसके आगे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी क्योंकि 1 तक पहुंच चुका है डिक्रीज होता हुआ, तो आगे लेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गए कितने सोल्यूशन बचे? 3। अब फर्दर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। अगर हम इसे 2 कंसिडर करते हैं देन इन दैट केस 2y प्लस z इज इक्वल टू, बच्चा ये 6 है ना, वी आर लेफ्ट विथ 4। तो y का वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर करें तो z कम्स आउट टू बी 2। अगर हम इसे 2 लेंगे तो 0 आ जाएगा। हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए तो काउंट ही नहीं होगा, तो ओनली 1 सोल्यूशन। आगे अगर आप x की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करते हो तो ये 9 बन जाएगा, तो 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब y एंड z आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 2y प्लस जेड का जो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो तो 3 होना चाहिए। तो अगर 3 से कम हो रहा है तो ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। सो ऑल टुगेदर हमारे पास कितने सोल्यूशंस यहाँ पे मिल पाए हैं? 4 सच सोल्यूशंस आ गया। क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल सिंपल से चीजें हैं बेटा, बस थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस इन इक्वेशन के फॉर्म में है। करने का तरीका आप देखो, वन वे आउट इज x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 10 है एंड वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो अगर हम मिनिमम की भी बात करें ना, पॉजिटिव इंटीजर है तो 3 से ये बिगिन होगा। तो वन वे ऑफ वर्किंग इज, आप डिफरेंट केसेस ले लें, ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड इट कैन गो अप टू 10, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। और पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन की बात हो रही है तो एक काम करते हैं 1 1 1, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 1, क्योंकि सभी के पास एक एक कॉइन हम पहले ही दे देते हैं। सो दिस विल बी 7। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितना होगा? 0 प्लस 2 2c2, राइट, जिसे हम 1 लिख लेते हैं या 2c2 रहने दो। एंड इसके कितने होंगे? 2 प्लस 1 c2, 3c2। नेक्स्ट विल बी 4c2। बच्चा लास्ट वाला कितना होगा? दैट विल बी 9c2। और इस तरह की सीरीज का समेशन हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 2c2, 3c2, 4c2, 9c2। r के वैल्यूज कांस्टेंट है, n का वैल्यू 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, m से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों सेम है। इन दैट केस आंसर इज, इसको एक इंक्रीज कर दो और इसे एक इंक्रीज कर दो, राइट, डायरेक्ट आंसर। सेकेंड वे ऑफ आंसरिंग, वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, यहाँ देखना, उसमें हमें इस तरह से कोई केस में इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड
लेस देन इक्वल टू 10 है, इमीडिएटली बच्चे इसे आप नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दो। तो अगर तीनों के पास एटलीस्ट एक एक कॉइन की जरूरत है तो एक एक हम तीनों को पहले ही दे देते हैं, तो इन दैट केस दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 7। अब हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड के जो वैल्यूज होंगे वो 0 से लेके 7 तक में होंगे। दैट मीन्स ये जो 7 है और जो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है, जैसे कि अगर मैं इस केस की बात करूं तो 7 एंड 0 इनमें एक डिफरेंस है ना, एक गैप है। उसी तरह से अगर इसका वैल्यू 1 है, एग्जैक्टली 1 है, तो 7 एंड 1 में एक गैप है, तो जो गैप है उसे मैं d कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर वो d है और मैं उसे ऐड कर देती हूँ, उस डिफरेंस को, उस गैप को अगर मैं फिल कर देती हूँ, सो कैन आई से दिस इज 7, राइट, वेयर d कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2 एंड सो ऑन, कैन गो अप टू 7, क्योंकि वो डिफरेंस की बात हो रही है ना। 7 एंड एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, उन दोनों में गैप की बात हो रही है, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह का कोई इनइक्वालिटी है तो आप उसे d ऐड करते हुए इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, फाइन। अब नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आप इस इक्वेशन का फाइंड कर लें, दैट विल बी 7 प्लस 3 10 C3 और 10 C7, एग्जैक्टली द सेम आंसर, ठीक है। सारे तरीके मैंने बता दिया, ये बेस्ट तरीका है। वैसे इसमें भी टाइम नहीं लगता, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, फाइन। नेक्स्ट आप देखें, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 20 एंड p प्लस q इज इक्वल टू 8। मतलब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाले x, y, z, p, q इनके पॉसिबल वैल्यूज कितने तरह से हो सकता है, ठीक है। उसके लिए ये एक इक्वेशन है। तो अब जो रिमेनिंग 3 हैं, इसे अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है, दिस माइनस दिस करते हुए। तो बस हमें साइमल्टेनियस सोल्यूशन ही तो चाहिए इन दोनों का, राइट। एंड इसमें जो 3 अननोन है, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द 2 अननोन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द सेकंड इक्वेशन। तो इन सच केसेस हम इसके सोल्यूशन लेंगे, हमें नॉन नेगेटिव चाहिए, तो 12 प्लस 2 14। C2 वेज में हम एक्स वाई जेड के वैल्यूज को डिसाइड कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हमें पी एंड क्यू के भी वैल्यूज चाहिए। सो 8 प्लस 1 9 C1 बी। आंसर क्लियर बेटा, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। मैं आपको 2 तरह से बता रही हूँ, जिसी भी तरह से करना है, लेकिन समझना आपको सब कुछ है, आना आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है, तभी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो सबसे पहली बात करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल, तो सबके पास एक एक 1 हम पहुंचा देते हैं। अब हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और डिस्टिंक्ट है तो अगर मैं इसका एक सोल्यूशन की बात करूँ ना, जिसमें एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट हो, लेट मी टेक 1 2 एंड 4, एक सोल्यूशन होगा इसका जिसमें एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। अब बताओ, अगर मैं बात करूँ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, क्या इस सोल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो नंबर्स है इन्हें मैं परम्यूट कर दूं इनटू 3 स्लॉट्स, दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज, मतलब 6 सच सॉल्यूशंस आर बाउंड टू बी देयर फॉर द सेम इक्वेशन। ये आ गया, बस इन दोनों को मैंने शफल कर दिया। इस तरह से अगर आप इसे करते हैं 4 2 1 आप लिख सकते हैं, तो 6 परम्यूटेशंस, तो वो 6 सॉल्यूशंस इसके पास एग्जिस्ट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, बहुत स्मार्टली करते हैं, इस तरह से मल्टीपल काउंटिंग पे नहीं जाएंगे, रादर ऑल व्हाट वी विल डू इज हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि x लेस देन y लेस देन z, इस टाइप के कितने सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि ये है ना असेंडिंग फॉर्म में है, तो इस टाइप के जितने भी सॉल्यूशन हमें मिलेंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक सॉल्यूशन से हम 6 सॉल्यूशंस वी कैन जनरेट फॉर एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब इसके हम फाइंड कर लेते हैं इस टाइप के सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। कंडीशनल है बच्चे, इसमें हम मैनुअल काउंटिंग ही प्रेफर करेंगे। वैसे तो एक अप्रोच है, लेकिन वो इससे ज्यादा ही टाइम लगाता है, तो हम बिल्कुल भी उस पर नहीं जाएंगे, रादर एक्स वाई जेड एंड सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ठीक है बेटा। एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन की बात करें, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी रिवाइज कर दिया, तो x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो हमें y प्लस जेड 7 चाहिए, एंड y एंड z दोनों असेंडिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए। तो अगर हम इसे 1 कंसिडर करते हैं तो ये 6 है, अगर हम इसे 2 कंसिडर करते हैं तो ये 5 होगा, अगर हम इसे 3 लेते हैं तो ये 4 होगा। अब आप देखो, जो 7 का मिडिल है ना वो 3.5 है, हाफ, एग्जैक्टली हाफ की मैं बात कर रही हूँ, मतलब 3 एंड 4, 3.5 तो हमें साइन नहीं कर सकते ना, तो 3 इधर, 3.5 3 एंड 4 के बीच में आ रहा है, तो दैट शुड बी द लास्ट केस। इसके आगे अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना 4 3, तो डिसेंडिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस मिडिल तक ही आपको जाना है, 3.5 और स्मॉलर देन 3.5, राइट, वहीं पे आपको इसे रोक देना है। सो 3 पॉसिबिलिटीज। अब नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y प्लस जेड हमें चाहिए 6, मतलब ये 1 से आगे अब हम जाएंगे, सो 2 के साथ हमें सम चाहिए 6, राइट, इट विल गो अप टू 4, और अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं 3 तो ये भी आ जाएगा 3,
एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए एक ही सोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब अगर हम इसे फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, ध्यान देना, अगर मैं x का वैल्यू को 2 लेती हूँ, y प्लस जेड हमें क्या चाहिए होगा, 5 चाहिए होगा। अब आप बताओ, हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी चाहिए और x को मैंने कंसिडर कर लिया एज 2, तो इसका मिनिमम तो 3 होगा ना। और अगर ये 3 हम कंसिडर करते हैं क्योंकि असेंडिंग पैटर्न में है और हमें इन दोनों का सम जो चाहिए वो 5 चाहिए, दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डिसेंडिंग फॉर्मेट बन गया। मतलब इसके आगे अब हमें कोई सोल्यूशन और नहीं मिल पाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और छोटे नंबर में आंसर आते हैं, तो आपको ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है। कई बार क्वेश्चन इस कंडीशन पे आए हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरह से डिस्टिंक्ट फॉर्म में भी आए हैं। अब अगर ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो 4 इज द आंसर। अगर डिस्टिंक्ट इंटीग्रल सोल्यूशन की बात हो रही है, इन दैट केस हर एक इस टाइप के सोल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 सॉल्यूशंस विल बी एबल टू प्रोड्यूस ऑफ दिस काइंड बाय शफलिंग देम, राइट। सो आवर आंसर विल बी 4 into 3 फैक्टोरियल। फाइन बेटा, नेक्स्ट आप देखें। अभी बच्चे अननोन्स प्रोडक्ट में है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पार्ट है क्वेश्चन का, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, सेकंड इज नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशंस। फाइन, हैंडलिंग का तरीका आप देखना, इधर जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 1000 मतलब 10 क्यूब, एंड एक 10 2 एंड 5 को लेके बनता है। क्या ये है? फाइन। तो अगर इन चारों नंबर का प्रोडक्ट ये है, क्या हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि x1 2 एंड 5 को लेके ही बना होगा, x2 भी 2 एंड 5 को ही लेके बना होगा। इस तरह से जितने भी अननोन से उनके पास प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 एंड 5 के ही होंगे, राइट। x4 इज 10। अब हमें इस तरह का a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 चाहिए, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन्हें जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। फाइन। और अगर आप इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें 2 के एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलता है x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड 5 के एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, दैट कम्स आउट टू बी b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमें ये एग्जैक्टली ये चाहिए, राइट। दैट मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 is equal to, this should match with this, that means it should be 3, and b1 plus b2 plus b3 plus b4, and we want it to be 3. Fine. Now important thing is जो a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 है वो किस तरह के वैल्यूज होना चाहिए, राइट। तो अब आप बताओ, अगर आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान देते हैं तो क्या इनके जो एक्सपोनेंट्स है दे आर होल नंबर्स, राइट। तो आप यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि a1 b1 a2 b2 a3 b3 दे आर, सिंस वी आर सॉल्विंग फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सो यू कंसीडर देम टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स। नहीं, अगर आप एक्सपोनेंट्स को 0 कंसीडर करते हो तब भी ये पॉजिटिव ही रहता है। पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट डिसाइड नहीं करता, वहां उसके साथ बाहर जो साइन है वो उसे पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा, उससे एक्सपोनेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोनेंट को अगर आप नेगेटिव कर देंगे ना तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंटीजर नहीं रहेगा। सो डोंट एवर डू दैट, ठीक। तो किसी भी तरह से जब भी आप इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली बिगिन इसी से ही करना है। तो a1 a2 a3 a4 दे आर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, होल नंबर्स। तो इसके सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 3 + 3 दैट इज 6 c3 and 3 + 3 6 c3। इतने तरह से हम a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 का डिसीजन ले सकते हैं, उनके इतने सॉल्यूशंस है। तो जितने सॉल्यूशंस इन अननोन के पास होंगे उतने तरह के x1 x2 x3 x4 हम बना पाएंगे। फाइन। अब यहाँ से जो सॉल्यूशंस हमने क्रिएट किए हैं दे आर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस माइंडेड, क्योंकि जो साइंस यहाँ पे हमने लगाए हैं वो सारे प्लस हैं, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही क्रिएट हो रहे हैं। अब अगर हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन को डिस्कस करना है तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। अब इन चारों में से कोई भी जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जीरो होता तो प्रोडक्ट जीरो बन गया होता। तो यहाँ पे जो कुछ भी इन्वॉल्व है दे आर आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन चारों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो कंफर्म्ड है या तो चारों के चारों पॉजिटिव होंगे, या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होंगे, या चारों के चारों नेगेटिव होंगे। फाइन। लेकिन जो वैल्यू होंगे वो यही वाले होंगे, इतने ही पॉसिबिलिटीज होंगी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की। व्हाट आई मीन क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज इसका एक सोल्यूशन x1 x2 x3 x4 के लिए लेट मी टेक
2 पावर 1 एंड दिस इज 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, और मैं इसे ले लेती हूँ 5 स्क्वायर और इसे ले लेती हूँ आज 10। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉसिबल सोल्यूशन है पॉजिटिव इंटीग्रल टाइप का सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब अगर मुझे काउंट करना है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने जनरेट कर सकती हूँ, तो जब सभी के पास प्लस साइन है तो एक सोल्यूशन मुझे मिल गया, और अगर सभी के पास नेगेटिव साइन है मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर ऑफ सोल्यूशन 1, ऑल नेगेटिव नंबर ऑफ सोल्यूशन 1, सबके साथ बस आप माइनस साइन लगा दो, वैल्यू को तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू 1000 ही चाहिए। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, कौन से दो में पॉजिटिव साइन लगाना है, कौन से दो में नेगेटिव साइन लगाना है, तो आप सिलेक्ट कर लो 4 में से कोई दो, उनके साथ आप प्लस साइन लगा दो और रिमेनिंग के साथ आप नेगेटिव साइन लगा दो। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि x1 x2 x3 x4 के लिए हमारे पास ये 4 स्लॉट है, एंड 2 प्लस एंड 2 माइनस साइन कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो कि 4c2 है, राइट। सो कैन वी से ये जो सिंगल सोल्यूशन है अंडर पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन के केस में 1 + 1 बचा 4c2 इज 4 × 3 अपॉन 2 दैट इज 6, तो 8 सोल्यूशन हमें देगा फॉर इंटीग्रल सोल्यूशंस। तो हमारा आंसर इंटीग्रल सोल्यूशन के केस में क्या बन जाएगा, जो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आए हैं that will further get multiplied by number of ways signs can be assigned, so that is 8. Is that clear बेटा? दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब हमने हर तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कैसे, वो प्रोसेस देख लिया। नाउ हाउ डू वी अप्लाई देम इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल टॉयज अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन, जब कभी भी सिचुएशन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ट है, इन दैट केस रिमेंबर यू हैव टू हैंडल इट इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, करना कैसे है, 10 हमारे पास आइडेंटिकल टॉयज है, 3 बच्चों में हमें बांटना है। लेट्स सपोज द फर्स्ट चाइल्ड गेट्स x नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड गेट्स y, थर्ड गेट्स z, और टोटल जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो है 10। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करना है, लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक हमने कवर किया वहां हमने वो सारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को कवर किया हुआ है, दोनों को बिल्कुल भी आपको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, एक और चीज आप देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल टॉयज अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन की बात हो रही है, मतलब डिस्टिंक्ट कंटेनर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब x y z की वैल्यूज क्या होंगी, सच दैट एनी कैन गेट एनी नंबर ऑफ टॉयज, दैट मीन्स x y z आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप टॉयज को तोड़ तोड़ के तो बांटने वाले नहीं है, राइट, सो दे आर गोइंग टू बी इन होल नंबर्स, सो 0 और मोर। आंसर इज 10 + 2 12c2 और 12c10। सेकेंड पार्ट से सच दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1, इसका मतलब x y z आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक एक हम पहले से ही सभी को पकड़ा देते हैं, विल बी लेफ्ट विद 7, सभी के पास 1 1 1 टॉय चला ही गया। नाउ 7 + 2 दैट इज 9c2 और 9c7, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जब कभी भी हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनटू डिस्टिंक्ट कंटेनर्स, इन दैट केस इक्वेशन फॉर्मेशन से ही करेंगे। उसी तरह से जब कभी भी हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं आउट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं या आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको लीनियर इक्वेशन का हेल्प लेना है। तो 6 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 4 आइडेंटिकल पेंसिल्स, 5 आइडेंटिकल पेन्स, 10 आइडेंटिकल इरेजर्स। ध्यान से समझना, इस कैटेगरी का मैं x ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, इस कैटेगरी का y और इस कैटेगरी का z, फाइन। एंड हमें x + y + z इन टोटल कितना चाहिए, 6 चाहिए, फाइन। अब ध्यान से समझना, हमें 6 चाहिए, लेकिन पेंसिल्स जो है वो 4 से ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है। अपर साइड में रेस्ट्रिक्शन है, उस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड y का जो रेस्ट्रिक्शन है वो 5 तक है, एंड z 0 से लेके 10 तक है। ठीक है, जैसे ये अपर साइड का रेस्ट्रिक्शन इस नंबर को क्रॉस कर जाता है तो उस केस में ये रेस्ट्रिक्शन इमटेरियल हो जाता है, क्योंकि अगर अपर साइड का रेस्ट्रिक्शन रहेगा ना बच्चे, तो आपको जनरल अप्रोच से तो करना ही है, और जनरल अप्रोच में भी जो अपर साइड का लिमिटेशन है वो आपको मेंशन करना होगा। तो आपको एक फाइनाइट जीपी से डील करना होगा, और फाइनाइट जीपी से डील करना मतलब a × 1 - r पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन, आप देखो ये है फाइनाइट जीपी का सम,
और इनफाइनाइट जीपी का सम ये है। कौन सा बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग? डेफिनेटली दिस। तो जब कभी भी हम उसे इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा हमेशा टास्क का पार्ट ही रहना चाहिए। आपको हमेशा उसे देखना है और आगे अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर साइड के रेस्ट्रिक्शन को हम पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं जेड का वैल्यू 11 भी ले लेती हूँ ना, तो मेरे पास कोई नया सोल्यूशन क्रिएट ही नहीं हो सकता। जेड 11 लेंगे तो एक्स एंड वाई एज होल नंबर्स कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। उसी तरह से जेड 12, 13 कुछ भी आगे का मैं ले लूंगी ना, तो कोई नया सोल्यूशन क्रिएट नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये जो आगे की वैल्यूज है वो इमटेरियल है, तो आप उन्हें एक्सटेंड करते हुए लेके जा सकते हैं। फाइन बेटा, अब करेंगे किस तरह से? अपर साइड रेस्ट्रिक्टेड है तो आपको जनरल अप्रोच पे ही डिपेंडेंट रहना है। दैट इज एक्स के लिए डमी क्वांटिटी लिया, पॉसिबिलिटीज एक्सपोनेंट्स में लिखते चले गए, ये आ गया। सेकंड के लिए a पावर 0 से a पावर 5 तक, और थर्ड के लिए तो बच्चे हम इनफाइनाइट जीपी ले लेंगे, डायरेक्टली मैं सम ही लिख देती हूँ। और यहाँ पे मुझे चाहिए a पावर 6 का कोएफिशिएंट। फाइन, ये सम आ जाएगा 1 माइनस a पावर 5 अपॉन 1 माइनस a, 1 माइनस a पावर 6 अपॉन 1 माइनस a, एंड दिस इज 1 बाई 1 माइनस a। अब आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, उन्हें आप न्यूमरेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ लिखेंगे। सो दिस इज 1 माइनस a पावर 5, 1 माइनस a पावर 6, 1 माइनस a पावर माइनस 3। डन। अब इसे तो आप इंटैक्ट रखेंगे, इसके अलावा जो कुछ भी है उसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी गेट इज बचा 1 इंटू 1, देन माइनस a पावर 5 माइनस a पावर 6 प्लस a पावर 11, ठीक, इंटू 1 माइनस a पावर माइनस 3। और हमें क्या चाहिए? a पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, जब कभी भी हमारे पास 1 माइनस एक्स पावर एनीथिंग है, इसके एक्सपांशन में जो सबसे छोटा पावर ऑफ x होता है वो होता है x पावर 0। इसके एक्सपांशन में जो सबसे पहला टर्म आता है वो 1 आता है, फिर आता है nx। ये जो x का प्रेजेंस है 0 से बिगिन होते वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ चला जाता है और ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। इज दैट फाइन? तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि a पावर 6 का कोएफिशिएंट आप सर्च कर रहे हो, तो जहां कहीं भी 6 एक्सपोनेंट को क्रॉस करता हुआ टर्म है, जैसे a पावर 11 है, a पावर 11 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इन सभी के साथ प्रेजेंस है ना, तभी कॉमन लेके बाहर है, तो a पावर 11 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a पावर 6 का प्रेजेंस क्रिएट ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे a पावर 0 मिनिमम प्रेजेंस होगा a का, ठीक है। a पावर 11 से मल्टीप्लाई होकर जो मिनिमम एक्सपोनेंट a का क्रिएट होगा वो होगा 11। सो a पावर 11 विल बी द लिस्ट प्रेजेंस ऑफ a, और हमें चाहिए a पावर 6, तो यहाँ से क्रिएट ही नहीं होगा, तो इसको एक्सीड करने हुए जो भी एक्सपोनेंट का प्रेजेंस है उसे आप स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड ही कर दें, ठीक है। नाउ आंसर 1 into this and then a power 5 into this, then a power 6। अब बच्चा a पावर 6 की प्रेजेंस को हमें स्टडी करना है, सो 6 प्लस 3 माइनस 1, 8 से 6 माइनस a पावर 5 पहले से है, हमें एक और a यहाँ से चाहिए ताकि a पावर 6 बन पाए, तो a पावर 1, सो 3 प्लस 1 माइनस 1 एंड दैट इज 3, c1। परफेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाएं, a पावर 6 से हमें a पावर 6 ही चाहिए, मतलब हमें यहाँ से a पावर 0 का प्रेजेंस चाहिए, और a पावर 0 का तो पहले ही मैंने बता दिया 1 ही आता है, और आप इसी फॉर्मेट से निकाल लें, 3 प्लस 0 माइनस 1 c0 दैट इज 2c0 एंड दैट इज 1, डायरेक्टली लिखते हैं। ये आ गया बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। परफेक्ट। नेक्स्ट आप देखें, it says if 4 dice are rolled, the number of ways of getting sum of outcome is 15। तो डाइस की बात हो रही है, let the outcome in the first dice be x1, second x2, और ये हमें चाहिए। और बच्चा जो डाइस के आउटकम होते हैं वो तो 1 से लेके तो लोअर अपर साइड दोनों तरफ ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो स्ट्रेट अवे जनरल अप्रोच पे ही जाना है। वो जो डायरेक्ट प्रोसेसेस है जो हमने याद रखे हैं उनका यूज आप तभी ले सकते हैं जब वैल्यूज में कोई लिमिटेशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे x1 के लिए पॉसिबिलिटी 1 से बिगिन होगा, 6 तक जाएगा, और वही चीज मल्टीप्लिकेशन में x2 के लिए रहेगा, वही x3 के लिए, वही x4 के लिए, सो पावर 4 हम इसे लिख देते हैं, एंड हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 15। परफेक्ट। अब ये एक फाइनाइट जीपी है और इसका सम होगा फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस a पावर नंबर ऑफ टर्म्स। फाइन, ये होल पावर 4 है, ध्यान देना। सो a पावर 4, 1 माइनस a पावर 6 होल पावर 4, 1 माइनस a पावर माइनस 4। आप इसे करेंगे सिंप्लीफाई,
इसे आज इट इज ही रखेंगे, ठीक। अब a पावर 15 के प्रेजेंस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो a पावर 4 को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि a पावर 15 हमें पूरे में से चाहिए था, a पावर 4 पहले से ही है, दैट मीन्स ऑल व्हाट वी आर लुकिंग फॉर नाउ इज इसमें से a पावर 11 का प्रेजेंस, ठीक है। और हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, उसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, 4c0 इंटू 1 पावर 4 दैट इज 1 माइनस 4c1 दैट इज 4 इंटू a पावर 6, बाइनोमियल एक्सपेंशन सबको पता है। नेक्स्ट टर्म विल बी 4c2 इंटू a पावर 12, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 11 को अगर ये क्रॉस करता है तो वो वाले टर्म क्रिएट ही नहीं होंगे, तो इसके आगे a पावर 12 आएगा, फिर a पावर 18 आएगा, फिर a पावर 24 आएगा, तो वो वाले टर्म्स हमारे लिए रोल प्ले नहीं करेंगे आंसर में, राइट। तो उन्हें लिख के टाइम भी वेस्ट ना करें। अब इन दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 1 इंटू दिस दैट इज 1 माइनस a पावर -4 एंड दिस इंटू दिस -4 a पावर 6 1 माइनस a पावर -4 बचा। a पावर 11 सर्च हो रहा है, a पावर 15 तो पूरे में से चाहिए था, a पावर 11 तो बता दे 11 प्लस 4 दैट इज 15 माइनस 1 14 c 11 एंड -4 इंटू a पावर 6 पहले से ही है, a पावर 11 चाहिए था, मतलब यहाँ से हमें a पावर 5 को जनरेट करना है, सो 5 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 8 c 5 डन बेटा। सिंप्लीफाई करके आप आंसर कैलकुलेट कर लें, फाइन। नेक्स्ट आप देखें, find number of ways of arranging 100 boys and 10 girls such that in between every 2 girls there are at least 2 boys। अरेंजमेंट में कंडीशन है, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ आंसरिंग, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, सिर्फ समझना है। देखो 100 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, तो टोटल हमारे पास स्लॉट्स कितने हैं 110। अब सिर्फ हमें ये डिसाइड करना है कि बॉयज को कहाँ बिठाना है और गर्ल्स को कहाँ बिठाना है, ताकि इन बिटवीन एवरी 2 गर्ल्स देयर आर एटलीस्ट 2 बॉयज, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि कंडीशन सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 2 गर्ल्स पे है, तो आप एक काम करेंगे, ये जो 110 चेयर्स है ना आपके पास लाइन से, आप सिर्फ इतना सा देख लो कि गर्ल्स को कहाँ कहाँ बिठाना है ताकि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। तो हम डिसीजन ले रहे हैं कि गर्ल्स के प्लेसेस कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो 110 में से आई विल से आई एम गोइंग टू लीव x1 नंबर ऑफ प्लेसेस एंड आई एम गोइंग टू रिजर्व 1 प्लेस फॉर ए गर्ल, ठीक है। कौन सी गर्ल आएगी दैट इज सेकेंडरी, वो हम सेकेंड स्टेप में करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट गर्ल के लिए एक स्लॉट हमारा रिजर्व हो गया। अब x2 नंबर ऑफ स्लॉट्स को हम छोड़ेंगे, लीव करेंगे, जो हम लीव कर रहे हैं वहां पे बॉयज प्लेस होंगे, ठीक है। तो अंडरस्टूड है जो x2 होगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 2 बॉयज का प्रेजेंस तो हमें कंफर्म करना ही होगा। फिर हम एक गर्ल के लिए रिजर्व कर देंगे प्लेस, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे x3 एंड देन थर्ड गर्ल बेटा, एंड ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। 10th गर्ल से पहले x10 नंबर ऑफ प्लेसेस वी आर गोइंग टू लीव एंड ऑटोमेटिकली उसके एंड में भी कुछ तो बचेंगे, ठीक है। सो 110 स्लॉट्स में से 10 को हमने रिजर्व किया है, तो जो अनरिजर्व्ड रह गए हैं वो कितने हैं, सो ऑन x11, 110 में से 10 रिजर्व हो गए 100, फाइन। सच दैट जो x1 एंड x11 है उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो x2, x3, x4 अप टू x10 है दे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एटलीस्ट 2 चेयर्स तो यहाँ पे छूटनी ही चाहिए जहाँ पे हम बॉयज को अरेंज करेंगे। क्लियर है? द मोमेंट यू आर थ्रू विद दिस स्टेप उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। इसकी हम नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो x1 एंड x11 के पास 0, कुछ भी देना नहीं है। x2, x3 मतलब 9 सच ऑब्जेक्ट्स आ जाए जिनको हमें 2 to 1 पहले ही दे देना है। इसका मतलब 9 इंटू 2 18 वंस हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम यहाँ से कर देते हैं 18 रिड्यूस, सो दैट कम्स आउट टू बी 82। अब हमारे पास 82 वंस आ देयर और हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के फॉर्म में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 82 प्लस 10 दैट इज 92 C 10। इतने तरह से हम प्लेसेस डिसाइड कर सकते हैं कि बॉयज कहाँ आएंगे और गर्ल्स कहाँ आएंगे। इज दैट फाइन? अब वंस यू हैव डिसाइडेड द प्लेसेस फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स, हम इंस्ट्रक्ट करेंगे गर्ल्स 10 गर्ल्स गो एंड बी सीटेड इनटू द रिजर्व प्लेसेस, एंड हम बॉयज को कहेंगे गो एंड बी सीटेड इन द रिमेनिंग चेयर्स। 100 वैकेंट चेयर्स आ देयर, 100 बॉयज आ देयर। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब कभी भी इस तरह से कंडीशन आता है तो आप x1 नंबर ऑफ स्लॉट्स छोड़ के फर्स्ट गर्ल के लिए एक प्लेस आप बुक करेंगे। ये x1 क्या होगा वो तो वेरी करेगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे।
फिर हम x2 नंबर ऑफ स्लॉट्स छोड़ेंगे, नेक्स्ट गर्ल। इस तरह से हमने बना लिया सिचुएशन। अब 10 गर्ल्स के लिए हमने 10 प्लेसेस रिजर्व कर दिया, तो x1 प्लस x2 सो ऑन x11 जो प्लेसेस अनरिजर्व्ड है दे आर 100। लेकिन कंडीशन क्या है, x1 एंड x11 दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट दे आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाले प्लेसेस। फाइन, नाउ ये 2 क्या है, एटलीस्ट 2 बॉयज, मतलब एटलीस्ट 2 वेकेंट चेयर्स मस्ट बी देयर, करेक्ट है। तो x2 x3 सो ऑन कितने हैं बच्चे, 9। हर एक के पास 2-2 कॉइन हम पहले ही पहुंचा देंगे, मतलब 18। 100 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना रह गया 82। 82 के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब हमें प्लेसेस मिल चुके हैं, 10 प्लेसेस पे 10 गर्ल्स अरेंज होंगे, 100 प्लेसेस पे 100 बॉयज अरेंज होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब आप देखें, out of first 100 natural numbers find number of ways of selecting two numbers such that their difference is at least 5। तो हमारे पास 100 numbers are there, they are already arranged। ठीक है, प्रीवियस केस में हम अरेंज कर रहे थे, यहाँ पे अरेंज्ड है, हमें बस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये नंबर है हमारे पास 100 और हमें इसमें से 2 नंबर सिलेक्ट करना है ताकि उन दोनों में जो डिफरेंस होता है शुड बी एट लीस्ट 5। ठीक है, तो अब हम कहेंगे लेट मी लीव x नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्ट इन number, right, and then leave y number of numbers and select a number। 2 ही नंबर मुझे सिलेक्ट करना है एंड ऑटोमेटिकली इधर कुछ बच जाएंगे, लेट इट बी z। ठीक, अब कंडीशन क्या है, x एंड z दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो रेस्ट्रिक्शन, लेकिन y पे रेस्ट्रिक्शन है। ठीक, अब मोस्टली बच्चे जब इसे आंसर करेंगे, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट एवरीवन इफ डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विल से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे बिल्कुल अटेंशन देना है, ये बात मेरी सुनो। अगर मैं चाहती हूँ कि इन दोनों में जो डिफरेंस आए दैट शुड बी एटलीस्ट 5, मतलब 5 और मोर। ठीक, अब जब मैं 1 एंड 2 की बात करती हूँ तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 है, 2 माइनस 1 1 है। लेकिन क्या 1 एंड 2 के बीच में कोई नंबर छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट शुड बी 5, इसका मतलब जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है, that is greater than or equal to 4, correct। so y is greater than or equal to 4। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर 2 नंबर में डिफरेंस 2 है तो उनके बीच में 2 नंबर नहीं छूटते हैं, एक ही नंबर छूटता है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज n, इन दैट केस उनके बीच में n-1 नंबर्स आर लेफ्ट। ठीक है, नेचुरल नंबर्स या इंटीजर रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बस यही एक चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको करना आता ही है x प्लस वाई प्लस जेड, टोटल हमारे पास 100 नंबर्स वे दिए, 2 को हमने पिक कर लिया है, मतलब 98 दैट वी आर लेफ्ट विद। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब y के पास हमें 4 कॉइन पहले ही पहुंचाना है, तो 94 दैट वी आर लेफ्ट विद। 94 प्लस 2 दैट इज 96। C2 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। हमें सिलेक्शन नहीं करना है, कोई अरेंजमेंट तो करना नहीं है, तो यही हमारा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। There are 10 stations on a railway line. Find number of ways of selecting any 3 such that they are not consecutive। अब 10 stations are there और मुझे select करना है any 3। तो मैं एक काम करती हूँ, ये भी arranged form में ही है ना, station 1, station 2 and so on। तो let me say x number of stations को मैं लीव कर देती हूँ और एक स्टेशन में चूज कर लेती हूँ। फिर मैंने y नंबर ऑफ स्टेशंस को लीव किया और एक स्टेशन मैंने पिक कर लिया। फिर मैंने z स्टेशंस को लीव किया और एक स्टेशन मैंने चूज कर लिया और ऑटोमेटिकली इधर कुछ तो बचा हुआ हमें मिलेगा। ठीक, एंड टोटल हमारे पास कितने स्टेशन है, 10। उनमें से 3 मैंने पिक किया है, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p is equal to 10 minus 3 that is 7 with a condition that x and p can be anything but y and z, क्योंकि स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, तो बच्चे इंटीग्रल सोल्यूशन की बात हो रही है, y एंड z के पास एक एक कॉइन हम पहले ही पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन 5 + 3 8 C3। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप देख लो जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। लेट अस टेक मैथमेटिक्स। Question says number of ways of selecting 4 distinct letters out of these letters, 4 distinct letters selection। ठीक है, out of the letters। Second, any 4 letters, distinct word अब नहीं है, letters selection। And third part says number of 4 letter words possible, 4 letter words possible out of these letters। फाइन, फर्स्ट केस में देखो 4 डिस्टिंक्ट लेटर की सिलेक्शन की बात हो रही है, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक, कितने लेटर्स हैं हमारे पास,
m कितनी बार है बेटा, 1 2, दैट्स इट। a कितनी बार है, 1 2। देन वी हैव t, t कितनी बार है, 1 2। एंड देन नेक्स्ट इज h, हाउ मेनी टाइम्स, 1। e कितनी बार है, एक ही बार है। I कितनी बार है, वंस। एंड C वंस, S वंस। परफेक्ट। टोटल भी करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। परफेक्ट है, कुछ भी मिस नहीं हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा काउंट नहीं हुआ है। नाउ अगर हम 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप देख ले कितने डिस्टिंक्ट लेटर आपके पास अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से आप कोई भी 4 का सिलेक्शन कर लें डायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 4 लेटर सिलेक्शन। अब इसे आप दो तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से मैं आपको करके बताती हूँ। वन वेज आप कैटेगराइज कर लें कि किस कैटेगरी के आपको कितने लेटर लेना है, क्योंकि कुछ आइडेंटिकल भी तो है, राइट। तो अगर हम कैटेगराइज करके इसे करते हैं तो आप इस तरह से कहेंगे, हो सकता है all 4 letters are distinct, all 4 letters are distinct, fine। और ये भी हो सकता है कि 2 letters are distinct and 2 are identical, 3 distinct and 1 identical तो मीनिंगलेस है ना, आइडेंटिकल मतलब कंपैरिजन में होना चाहिए, एक आइडेंटिकल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। और ये भी हो सकता है 2 identical and the other 2 identical। क्या और कोई केस की पॉसिबिलिटी है बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो 3 बार हो, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई केस तो यहाँ बन ही नहीं सकता। अब हम इसे इस तरह से कैटेगराइज करते हुए कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, इनफैक्ट आई वुड से बेस्ट वे आउट है। दूसरा हम लीनियर इक्वेशन बनाते हुए कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आउट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का केस है, ठीक है। दोनों तरह से मैं बता देती हूँ आपको। लुक एट व्हाट विल बी द आंसर हियर। अगर हम 4 डिस्टिंक्ट लेटर का सिलेक्शन करते हैं, दैट इज 8C4, राइट। 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, 2 आर आइडेंटिकल। तो सबसे पहले चूज कर लो 2 आइडेंटिकल लेटर। तो 2 आइडेंटिकल लेटर सिर्फ हमारे पास इस 3 कैटेगरी में है, तो कोई भी एक लेटर को आप चूज करोगे और उसमें से जो भी आइडेंटिकल लेटर आप सभी के सभी को ही पिक करोगे। और वैसे भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन का तरीका एक ही होता है, राइट। सो 3C1 हम सिलेक्ट करेंगे 3C1 वे में, और वहां से हम 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को पिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमें 2 डिस्टिंक्ट लेटर भी चाहिए। नाउ लेट्स सपोज मैंने M को ले लिया, 2 आइडेंटिकल लेटर। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टिंक्ट लेटर्स आर अवेलेबल, उसमें से मैं कोई भी 2 को ले लूंगी। परफेक्ट। देन लास्ट केस 2 आइडेंटिकल एंड 2 आइडेंटिकल। तो क्या करेंगे, 3 है ना हमारे पास, कोई भी 2 का आप सिलेक्शन कर लो और उसमें से 2 आप पिक कर लो, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। आप इन्हें सम अप कर दो, ठीक है। और इसी प्रोसेस से हम इसे भी पहले आंसर कर लेते हैं, केसेस बनाते हुए। 4 लेटर वर्ड की पॉसिबिलिटी। अब जब हम 4 लेटर वर्ड क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें 4 लेटर का सिलेक्शन करना होगा और उन्हें कॉरेस्पॉन्डिंगली अरेंज करना होगा, फाइन। तो सिलेक्शन के तरीके हमारे पास ऑलरेडी है, बस अरेंज ही तो करना है। तो बताओ, अगर चारों के चारों डिस्टिंक्ट लेटर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिस्टिंक्ट लेटर का अरेंजमेंट। सेकेंड केस सिलेक्ट एंड अरेंज देम। बच्चा हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट लेटर है, 2 आइडेंटिकल लेटर है, 4 लेटर है, उनका अरेंजमेंट कितना होगा, राइट। थर्ड केस 3C2 वेज में आप सिलेक्शन कर सकते हो, जिसमें 2 आइडेंटिकल है, अरेंजमेंट कितने होंगे, है ना, सिंपल। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, बेस्ट तरीका है। सेकेंड वे आउट वो है इक्वेशन बनाते हुए, देख लेते हैं उसे भी। अगर हम पहले सिलेक्शन की बात करें तो बच्चा लेट मी टेक, मैं x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, x2, x3, x4, तो किस कैटेगरी के कितने ऑब्जेक्ट्स मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसे मेंशन। ओके, नाउ ऑल व्हाट आई वांट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन, जो x8 है, मुझे 4 लेटर का सिलेक्शन करना है। सो आई वांट द सम टू बी 4 विद ए कंडीशन, जो x1 x2 x3 है ना, दे कैन बी 0 to 2, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी 2 तक है। लेकिन जो बाकी के है ना, x4 x5 एंड सो ऑन, दे आर x8 तक है, 0 और 1, फाइन है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो आपको फाइनाइट जीपी लेते हुए ही करना है। सो दिस विल बी x1 x2 x3 के लिए डमी क्वांटिटी 0 1 एंड 2, परफेक्ट। एंड ये कितनी बार आएगा बच्चे, कितने अननोन के लिए है, 3 के लिए है, ठीक। एंड a पावर 0 a पावर 1 कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा। इसमें से हमें क्या चाहिए, a पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, सिंपल वर्क, ठीक। अब बच्चा यहाँ पे देखें, ये है 1 प्लस a स्क्वायर।
क्यूब है, आप एक्सपांड करना चाहे आप एक्सपांड कर सकते हैं, और a पावर 4 के बियॉन्ड तो हमें कंसिडर करना ही नहीं होता, और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ 1 प्लस ए का प्रेजेंस है, यहाँ 1 प्लस ए का प्रेजेंस है, तो इस 1 प्लस ए को हम एक क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, इसे दूसरा, और बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर लेते हैं, या x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। सो दैट विल बी 1 प्लस ए होल क्यूब प्लस 3c1 दैट इज 3 इंटू 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए इंटू ए पावर 4, एंड जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा दैट विल बी ए पावर 6, जो a पावर 4 के कोएफिशिएंट में उसका कोई रोल नहीं रहेगा, तो उसे आप डिस्कार्ड कर दें, और इसके साथ बचे 1 प्लस ए होल पावर 5 का प्रेजेंस है। अब क्या करना है, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी के साथ, और आप a पावर 4 का कोएफिशिएंट सभी से लेके सम अप कर दो, you'll get exactly the same answer। ये 3 केसेस में ही तो बढ़ जाएगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a पावर 4 का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बस। और वो बाइनोमियल एक्सपांशन में कोएफिशिएंट लेना तो आप सबको आता ही है, तो बहुत इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सेम आंसर you'll end up getting। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 4 लेटर वर्ड्स कितने होंगे, तो ध्यान से समझना, एग्जैक्टली यही चीज रहेगी। यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अरेंजमेंट रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं तो 4 लेटर है, तो 4 फैक्टोरियल से आप इस रिजल्ट को कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ध्यान देना, जब आपके पास 2 लेटर आइडेंटिकल होते हैं, जैसे 2m है, a स्क्वायर है, तो जब अरेंज करते हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवीजन होता है ना, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, दैट्स इट। तो a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे a पावर 4 हम ले रहे हैं, सो अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4। अब आप यही काम करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बस 4 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, a पावर 4 का ही कोएफिशिएंट लेना है, कोई चीज नहीं। तो प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग इज एक्जैक्टली द सेम, इज जस्ट दैट अगर आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, 4 लेटर का अरेंजमेंट करें तो 4 फैक्टोरियल, और जितने लेटर आइडेंटिकल है, मतलब अगर a स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, एक क्यूब है डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, बस इस पैटर्न से आप इसे लिख लें, और कोएफिशिएंट सर्च करना आपको ऑलरेडी आता ही है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बहुत इजीली ये हैंडल हो जाएगा सिंपल पॉजिटिव इंडेक्स वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड टुमारो एक छोटा सा वीडियो रहेगा विच विल बी कवरिंग द सर्कुलर परम्यूटेशन, उसके रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। सो क्लोजिंग इट हियर।